नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं टीना झा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अंतरिम बजट पेश होने से एक दिन पहले अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दोहरी अच्छी खबर। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए संशोधित जीडीपी अनुमान 6.7% से बढ़कर हुआ 7.2%। जनवरी में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ जीएसटी कलेक्शन। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल कल संसद में पेश करेंगे अंतरिम बजट। नया भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है सरकार। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण। एनडीए सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और कार्यक्रमों का किया जिक्र। आगामी लोकसभा चुनाव को 21वीं सदी के नए, सशक्त और समृद्ध भारत के लिए बताया निर्णायक। संसद के बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक में विपक्ष से मांगा सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सभी मुद्दों पर बहस के लिए तैयार है सरकार। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी सर्वदलीय बैठक के बाद सदन के सुचारू संचालन की जताई उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में ईमानदार संस्कृति हुई है स्थापित। देश को धोखा देकर दुनिया में कहीं भी नहीं छिप सकता है कोई भी गुनहगार। अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में यूएई से 2 और आरोपियों राजीव सक्सेना और लॉबिस्ट दीपक तलवार के प्रत्यर्पण पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का ट्वीट। और हरियाणा के जिंद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत। पार्टी उम्मीदवार कृष्णलाल मिड्ढा ने करीबी उम्मीदवार को 12,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया। राजस्थान की रामगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार सफिया जुबैर की हुई जीत। और सबसे पहले आज की पहली खबर। लोकसभा चुनाव के पहले राजस्थान और हरियाणा में विधानसभा की एक सीटों पर हुए उपचुनाव में मतदाताओं ने सत्ताधारी पार्टी पर भरोसा जताया है। हरियाणा की जिंद सीट पर बीजेपी की शानदार जीत हुई है तो कांग्रेस की करारी हार हुई है। हालांकि राजस्थान के रामगढ़ सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जिंद सीट पर जीत के लिए हरियाणा सरकार, पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को बधाई दी है। ये जश्न है हरियाणा की जींद सीट पर बीजेपी की जीत का। यहां से बीजेपी के कृष्णलाल मिड्ढा विजयी हुए हैं। उन्होंने जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय चौटाला को करीब 13,000 वोट से हराया। कांग्रेस के उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला तीसरे नंबर पर रहे। इस सीट के इस जीत के कारण से निश्चित रूप से मध्य हरियाणा और पश्चिम हरियाणा में भी हमारी परफॉर्मेंस और अच्छी आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये जींद की जनता का प्यार है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली रही है, ये उनका प्यार है जिनकी वजह से लोगों ने इतने वोटों से जिताने का काम किया। हमारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि खट्टर साहब डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के साथ मिलकर जींद के सपनों को पूरा करेंगे। राजस्थान की रामगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस की सफिया जुबैर ने जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी के सुखवंत सिंह को 12,000 से ज्यादा मतों से हराया। इसके साथ ही 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की 100 सीटें हो गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरोसा जताने के लिए मतदाताओं का आभार जताया है। ये जनता ने एक संदेश दे दिया, रामगढ़ की जनता ने, और दिशा में आगे और बढ़ेंगे। उसका नतीजा ये है कि जनता जानती है कि हम काम कराने में विश्वास करते हैं, हम लोगों को पूरा समय देते हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। राजस्थान विधानसभा के लिए 7 दिसंबर को हुए मतदान के समय बीएसपी उम्मीदवार के निधन के चलते रामगढ़ सीट पर चुनाव रद्द हो गया था। वहीं हरियाणा की जींद विधानसभा सीट पर आईएनएलडी विधायक हरिचंद मिड्ढा के निधन के चलते उपचुनाव हुआ था। जींद विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी, आईएनएलडी, कांग्रेस और नवगठित जननायक जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर। सर, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। बीजेपी के लिए एक बड़ा टेस्ट था लोकसभा चुनाव से पहले, एक ऐसे राज्य में जहां उनकी सरकार है, लेकिन एक ऐसी सीट पर जहां वो पहले कभी नहीं जीते। तो इस जीत को आप कितना अहम मानते हैं? नहीं, ये बहुत बीजेपी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट समय पे आया है, क्योंकि नवंबर महीना में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने की है जी। और ये बात भी चल रही है, हो सकता है कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकता है जी। तो इस समय मोहनलाल खट्टर के लिए बड़ा बूस्ट है ये। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, कांग्रेस, राहुल जी ने डिसाइड किया कि अपने जो बड़े स्पोक्स पर्सन हैं सुरजेवाला को इस चुनाव पे उतारा था। जब सुरजेवाला सिटिंग एमएलए हैं कैताल से, तो उनको दाव पे लगा के अपना स्टेक बहुत बढ़ा दिया था, क्योंकि बात ये भी थी कि कांग्रेस में अगर सुरजेवाला इस चुनाव जीतेंगे तो हो सकता है कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार तक बनने की बात थी। और इस समय ये परिणाम जो है सुरजेवाला के लिए पर्सनली एक सेटबैक है और साथ साथ कांग्रेस के लिए भी सेटबैक है, क्योंकि कांग्रेस का ये एक्सपेक्टेशन था कि खट्टर सरकार के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्पेंसी है और इनके लिए बड़ा मौका मिलने वाला है, लेकिन वो नहीं हुआ। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि कई केसेस चल रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वहाँ पे, तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा धक्का है। और साथ साथ जो थर्ड पोजीशन पे आए सुरजेवाला और सेकंड पोजीशन गया आईएनएलडी को, तो ये भी एक कांग्रेस के लिए है। और अब कांग्रेस क्या स्ट्रेटेजी करेगी, क्योंकि बार बार ये जितने नैरेटिव्स आ रहे थे वो थे कि खट्टर सरकार के खिलाफ थे, लेकिन वहाँ पे जो समीकरण बना, क्योंकि ये सीट जो है वो जाटों का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है और तीनों कैंडिडेट जाट थे, और इसीलिए इस चुनाव का असर मुझे लगता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी काफी असर पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने जो है सत्ताधारी पार्टी पर ही भरोसा जताया है। रामगढ़ की अगर बात करें तो इस जीत के बाद कांग्रेस अब 100 के आंकड़े को छू गई है राजस्थान में। वहां पर क्या फैक्टर्स आपको लगता है जो कांग्रेस के फेवर में और बीजेपी के अगेंस्ट गए? नहीं, वो जो माहौल, जो विधानसभा चुनाव की जो माहौल बना था वो अभी भी बरकरार है, यानी बीजेपी रिकवर नहीं कर पाई है। और वहाँ भी आप देखेंगे मार्जिन जो है 12,000 की मार्जिन, जैसे जिंद में 12,000 की। और अशोक गहलोत के लिए ये पर्सनल एक विक्ट्री है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री दायित्व लेने के बाद ये पहला उपचुनाव है, और क्योंकि संख्या की कमी थी, उनकी संख्या 99 थी, और जहाँ विधानसभा का पूरा स्ट्रेंथ 200 है, सो 200 में अभी हाफ ए मार्क कांग्रेस क्रॉस की है। सो कांग्रेस के लिए एक प्रकार से राहत है, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी एक सीट से कम हो रही है, स्मॉलर पार्टीज पे डिपेंडेंसी, स्मॉलर पार्टीज, क्योंकि और दूसरी बात, रामगढ़ में नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह, उन्होंने बीएसपी सीट पे लड़े थे और वो तीसरे स्थान पे आए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीएसपी में जाने की वजह से उन्होंने बीजेपी के कुछ वोट काटे? नहीं, कुछ वोट काटे, लेकिन साथ साथ बीएसपी का जो एम्बिशन रहा है राजस्थान में, क्योंकि वहाँ भी सरकार, गहलोत सरकार बीएसपी पे भी डिपेंडेंट है, लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे बीएसपी, वो नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थी हमारी आज की पहली खबर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हर वो आर्थिक फैसला या नीति जो तय करता है विकास की गति, कैसे और क्यों लिए जाते हैं फैसले, क्या होता है इनका हम पर असर। देखिए अर्थनीति शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित 57 फीट ऊंची ये मूर्त है। कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार, भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार।
इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। आयुष्मान भव में इस बार चर्चा कैंसर पर। हमारे साथ होंगे 3 पैथी के विशेषज्ञ, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर वीजे हुदर, एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अजय गोगिया और होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर शाजी कुमार। तो जुड़िए हमारे साथ शनिवार सुबह 11 से 12 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी बजट कल संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री पीयूष गोयल लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगे। इससे पहले आज उन्होंने वित्त मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और बजट को अंतिम रूप दिया। अंतरिम बजट से पहले अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है। 2017-18 की रिवाइज्ड जीडीपी विकास दर 7.2% रही है। इससे पहले इसके 6.7% रहने की घोषणा की गई है। वहीं नए साल में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा, जबकि दिसंबर 2018 में ये 94,725 करोड़ रुपए रहा था। इस बीच नीति आयोग ने कहा है कि देश में हाल के सालों में रोजगार के पर्याप्त मौके पैदा हुए हैं। रोजगार के क्षेत्रों में बदलाव हुआ है। रोजगार से जुड़े आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है, जिसके बाद इसे जारी किया जाएगा। Neither do we know the delta, nor do we know the veracity of the data, because it's just that once you collect a data, आपने एक बार किया, बिल्कुल नया तरीके से डेटा कलेक्ट हो रहा है इस बार, जो पहले कभी नहीं होता था। और जब दूसरी हो रहा है तो इसके लिए एक तो उसका जो चेंज है वो निकालना बहुत जरूरी है, और दूसरा ये कि उसका एक तरह से वेरिफिकेशन जो है वो भी बहुत जरूरी है। तो ये डेटा क्योंकि नहीं हुआ है और ये डेटा अभी भी प्रोसेस हो रहा है, तो इसीलिए सरकार ने इस रिपोर्ट को अभी तक रिलीज नहीं किया था। और ये हुआ था कि जब ये 6 क्वार्टर का डेटा बन जाएगा और जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको हम लोग रिलीज करेंगे। If you look at various analysis which have been done, I mean, VC quoted one of them, which is McKinsey study, which said that between 2014 and 17, 20 to 26 million jobs have been created. And then there was later another study by Ghosh and Ghosh, which showed that there are 7 million formal jobs added between March 17 and 18. Our own internal analysis, Niti Ayog's own internal analysis, showed that we are creating something like 7.8 million jobs. So if you look at all this, I'm not even getting into what Sujit Bhalla said, 15 million jobs and all that. I'm merely saying broadly, if you look at various analysis, there are roughly around 7 million jobs, 7 to 7.8 million jobs are getting created. संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सरकार ने साफ किया कि अंतरिम बजट के इस सत्र में उसे विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा है, लेकिन विपक्ष ने साफ कर दिया है कि 3 तलाक और नागरिकता कानून जैसे विवादित बिलों पर वो सरकार का साथ नहीं देगी। अब सरकार के सामने सत्र के दौरान कई अहम बिलों को पारित करवाने की चुनौती बढ़ गई है। सर्वदलीय बैठक के बाद एनडीए दलों और बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी हुई। सरकार का आग्रह सभी दलों से रहा है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, प्रश्नकाल सुचारू रूप से चले, चर्चा खुले मन से हो, विस्तार से हो और जो जनहित के विषय हैं उन विषयों पर भी प्रतिपक्ष समय की सीमा को ध्यान में रखकर कुछ विषय तय करेगा तो सरकार उन पर भी चर्चा करने के लिए
पूरी तरह तैयार है। विपक्ष की तरफ से हमने बताया कि हम चर्चा करना चाहेंगे किसानों के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और ये तमाम जो इश्यूज हैं, किसान, महिलाएं, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। और हमने स्पष्ट शब्दों में सारी अपोजिशन में, और मैंने अपनी पार्टी की तरफ से भी ये स्पष्ट बताया कि सरकार को वो विवादित बिल नहीं लाने चाहिए, चाहे वो पास लोकसभा में हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि जब भी कोई विवादित बिल जिसपे यूनानिमिटी नहीं बनती है, जिसमें आम राय नहीं बनती है, तो जब भी ऐसा कोई बिल आएगा तो फिर सदन नहीं चलता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि नया भारत बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए भारत में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और कार्यक्रमों का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 21वीं सदी के नए, सशक्त और समृद्ध भारत के लिए निर्णायक है। राष्ट्रपति ने किसानों की आय दोगुना करने के सरकार के प्रयासों, सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी और जीएसटी का भी जिक्र किया। उन्होंने गरीबों को आरक्षण देने को ऐतिहासिक फैसला बताया। वर्ष 2014 के आम चुनाव से पहले देश एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। चुनाव के बाद मेरी सरकार ने कार्यभार संभालने के साथ ही एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया। एक ऐसा नया भारत जहां व्यवस्थाओं में अधूरापन और अकर्मण्यता ना हो, जहां भ्रष्टाचार ना हो, जहां अस्वच्छता के लिए कोई स्थान ना हो। पहले दिन से ही मेरी पारदर्शी सरकार का ध्येय था कि सभी देशवासियों का जीवन सुधरे, कुशासन से पैदा हुई उनकी मुसीबतें दूर हों और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जन सुविधाएं पहुँचें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि एनडीए सरकार ने देशवासियों की भावनाओं को समझा और सरकार का लक्ष्य तय किया। वो गरीब माँ जो लकड़ी के धुएं में खाना बनाती थी, वो बेबस बहन जो पैसे की चिंता में गंभीर बीमारी के बावजूद अपना इलाज टालती थी, वो बेटी जो शौच जाने के लिए सूरज ढलने का इंतज़ार करती थी, वो बच्चा जो बिजली के अभाव में पढ़ाई के लिए सूरज की रोशनी का इंतज़ार करता था, वो किसान जो ओले से फसल बर्बाद होते देखकर कर्ज चुकाने की चिंता में घिर जाता था, वो युवा जो कर्ज न मिल पाने के कारण अपना रोजगार शुरू नहीं कर पाता था। ऐसे ही असंख्य असहाय चेहरों ने मेरी सरकार के लक्ष्य तय किए। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए हैं। साथ ही पिछले 4.5 वर्षों में कुल 13 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन से जोड़ा गया है। हमारी बहुत सी माताएं, बहनें और बेटियां चूल्हे के धुएं के कारण बीमार रहती थी। पूरे परिवार का स्वास्थ्य प्रभावित होता था और उनका अधिकांश परिश्रम और समय ईंधन जुटाने में लग जाता था। ऐसी बहनों बेटियों के लिए मेरी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 6 करोड़ से ज़्यादा गैस कनेक्शन दिए। दशकों के प्रयास के बाद भी वर्ष 2014 तक हमारे देश में केवल 12 करोड़ गैस कनेक्शन थे। बीते केवल 4.5 वर्षों में मेरी सरकार ने कुल 13 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन से जोड़ा। राष्ट्रपति ने कहा कि एनडीए सरकार ने गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर ऐतिहासिक फैसला लिया है। बीते शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा संविधान का 103वां संशोधन पारित करके गरीबों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यह पहल देश के उन गरीब युवक युवतियों के साथ न्याय करने का प्रयास है जो गरीबी के अभिशाप के कारण वंचित महसूस कर रहे थे। इस नई व्यवस्था का वर्तमान आरक्षण पर असर न पड़े, इसके लिए शैक्षिक संस्थानों में सीटों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रयत्नशील है, साथ ही किसानों की आय दोगुना करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
मेरी सरकार देश के किसानों की आय को दुगना करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील है। किसानों की हर ज़रूरत को समझते हुए उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है। कृषि उपकरण और बीज खरीदने से लेकर बाजार में कृषि उत्पाद पहुंचाने और बेचने तक की पूरी प्रक्रिया में किसानों को अधिक सुविधा और सहायता मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। खेती पर होने वाला खर्च कम करने, किसानों को फसल की उचित कीमत दिलाने, नए बाजार मुहैया कराने तथा कृषि क्षेत्र में आय के नए साधन जोड़ने के लिए नई सोच के साथ काम किया जा रहा है। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत अब तक 9 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हो चुका है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है। इस जन आंदोलन के कारण आज ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़कर 98% हो गया है, जो कि वर्ष 2014 में 40% से भी कम था। एक आकलन के अनुसार इन शौचालयों के बनने से गरीबों की अनेक बीमारियों से सुरक्षा हो पा रही है और 3 लाख से ज़्यादा गरीब देशवासियों के जीवन की रक्षा संभव हुई है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के इस वर्ष में हमें याद रखना है कि हमने पूज्य बापू की स्मृति में इस वर्ष 2 अक्टूबर तक देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में ईमानदार संस्कृति स्थापित हुई है। अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में यूएई से 2 और आरोपियों राजीव सक्सेना और लॉबिस्ट दीपक तलवार के प्रत्यर्पण के बाद आज लिखे ट्वीट में अरुण जेटली ने कहा कि देश को धोखा देकर कोई भी गुनहगार दुनिया में कहीं भी छिप नहीं सकता है। इस बीच अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी राजीव सक्सेना को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट ने उसे 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, तो वहीं दीपक तलवार को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर 1 रुपये 46 पैसे प्रति सिलेंडर सस्ता हो गया है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम 30 रुपये घटाए गए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ये जानकारी दी है। 1 महीने के दौरान में तीसरी बार सिलेंडर की कीमतों में गिरावट हुई है। ईंधन के बाजारी मूल्य कम होने की वजह से टैक्स के प्रभाव से कीमतों में कमी आई है। न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को हैमिल्टन में आज खेले गए चौथे वनडे मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। हार के बावजूद टीम इंडिया ने सीरीज में 3-1 की बढ़त बना रखी है। न्यूजीलैंड ने 93 रन के लक्ष्य को 14.4 ओवर में हासिल करके 8 विकेट से जीत दर्ज की। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया 30.5 ओवर में 92 रन पर ही ऑल आउट हो गई। 21 रन देकर 5 विकेट झटकने वाले ट्रेंट बोल्ट मैन ऑफ द मैच चुने गए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।